तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आज हरियाणा जीके का लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। पशुओं के ऊपर जो इनकी गिनती की गई थी 2019 में, जिसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ था, कितने पशुओं में कहाँ इजाफा हुआ, टोटल कितने जानवर, टोटल सबसे ज़्यादा जानवर कहाँ, फिर भैंसे कहाँ, गाय कहाँ। अभी पीछे आपने देखा होगा जब एचएसएससी ने एग्ज़ाम लिया तो उसने पूछा हुआ था हरियाणा में सुअर सर्वाधिक कहाँ हैं। तो इसका मतलब ये भी पढ़ के जाना पड़ेगा कि बिल्लियाँ कहाँ हैं। पहली बार बिल्लियों की गिनती की गई है। कुत्ते कहाँ हैं, गधे कहाँ हैं, खच्चर कहाँ हैं, ऊँट कहाँ हैं, हाथी कहाँ हैं। हाथी कोई बहुत ज़्यादा हरियाणा में है नहीं, टोटल हाथियों की संख्या 5 मिली है जो लास्ट अपने यहाँ पशुओं की गणना की गई है, लेकिन वो 5 भी कहाँ हैं तो वो पता होना चाहिए। आज उसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे। और कल मैंने देखा कुछ बच्चों ने कमेंट्स लिखे थे कि मैम 6th चैप्टर रहता है। 6th चैप्टर आपका सेल्फ रीड करने का चैप्टर है, 2 पेज हैं उसमें सिर्फ, और दोनों पेजेस में कुछ भी नहीं है। मैंने आज फिर देखा था, मैंने पहले भी शायद बताया था, उसमें आपको पढ़ना है भाई क्या शुभ मानते हैं क्या अशुभ मानते हैं। उसमें सिर्फ 2 चीज़ें काम की हैं स्टार्टिंग के पेज पे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ कि महात्मा बुद्ध यहाँ आए ऐसा हमें किताबों से पता चलता है। लोहाचार्य जी एक जैन जो थे वो बहुत बड़े आचार्य थे, वो यहाँ रहे, वो पता चलता है। फिर जैसे कौन से नगरों का जिक्र हुआ है दिव्यावदान नाम की किताब में। बेसिक बातें जो मैंने पढ़ाई ना, सेल्फ रीड करके देखना, वो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। उसमें मेरा पढ़ाने का कोई पार्ट नहीं है, 1 पेज का चैप्टर है वो टोटल। इसके बाद कुछ लोगों ने लिखा कि गुड़गांव के बारे में बताना था। गुड़गांव को भी मैंने देखा तो कुछ ऐसा नहीं है उसमें कि आपकी समझ में ना आए। गुड़गांव को मैंने जब तब कभी जिक्र आया होगा गुड़गांव तो बताया होगा। ये मेडिसिटी कहलाता है, मेदांता बहुत बड़ा अस्पताल है और बहुत बड़ा कामकाज है एमएनसीज़ का। विदेशी ढेरों कंपनियों ने अपने दफ्तर यहाँ खोले हुए हैं और आपके देश में वर्ल्ड की अगर टॉप 100 कंपनीज़ की बात करें तो उनमें से 97 ने अपने दफ्तर खोल रखे हैं हमारे हरियाणा के गुड़गांव में। गुड़गांव में ढेरों फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है, ढेरों एमएनसीज़ हैं, बीपीओज़ हैं। तो लोगों के लिए एक तरह का अट्रैक्शन है विदेशियों के लिए हमारा गुड़गांव। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी गुड़गांव में है। तो गुड़गांव के बारे में जब जब बातें आई तो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, यही किताब में लिखी हैं। कुछ ऐसा टॉपिक नहीं था जो मुझे लगा हो कि अब और आपको पढ़ाने की ज़रूरत है। आपकी सारी चीज़ें मैंने एक बार करा दी हैं, ठीक है। अब कुछ नया 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 टाइम के साथ जुड़ता जाएगा तो उतना तो आपको करना पड़ेगा, वो हर किसी इंसान की ज़रूरत होती है कि समय के साथ बढ़ता जाए आगे। ये टॉपिक था पशुधन का, और क्योंकि ये किताबों में उतना क्लियरली नहीं है, एक एक दो दो पॉइंट ही लिखे हैं या नहीं भी लिखे हैं, इसलिए इसको मैंने अपना हैंड रिटन नोट्स में लिखा था और ये मैंने कहा था कि मैं किसी दिन आपको करवा दूंगी। तो लास्ट डे था, इसको आज पढ़ लेते हैं। पशुधन के बारे में जब भी बात होगी हरियाणा में ना जानवर जो है वो मेनली दूध के लिए ही पाले जाते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान की तरह ऊँटों पे जो है टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। तो हरियाणा में मेनली आपको मिलेंगी भैंस और गाय, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा ऊँट की बात करें तो हाँ, ऊँट भी हमारे यहाँ हैं, घोड़े भी हैं, गधे भी हैं, खच्चर भी हैं, कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी हैं, खरगोश भी हैं। लेकिन उन सब की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं है जितने हमारे यहाँ टोटलिटी में भैंस की और गाय की है। और आप सब जानते हैं हमारे हरियाणा की दुग्ध नगरी जींद कहलाता है, बहुत बड़ा प्लांट है वहाँ दूध का। और लक्ष्य का नाम आप सबने सुना होगा, तो उन्होंने जब स्टार्टिंग की थी लक्ष्य ने तो महज 8-10 भैंसों के साथ की थी, और आज लक्ष्य देखिए विदेशों में एक्सपोर्ट करता है घी का और डेयरी प्रोडक्ट्स का। तो हरियाणा अपने दूध दही के खान पान के लिए जाना जाता है। और जब कभी दूध दही का नाम आएगा तो आपके यहाँ भैंसों की ब्रीड, गाय की ब्रीड एनिमल हस्बेंड्री में थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। तो उसी में फिर मुर्रा नस्ल की भैंस आपके यहाँ हरियाणा का जो है काला सोना कहलाती है, जो कि बेसिकली तो पंजाब से है लेकिन आपके यहाँ जींद में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो उसी उनमें कुछ आंकड़े एग्जाम में आते हैं, जैसे सुअर वाला मुझे याद है पिछली बार आ गया था, तो बिना पढ़े किसी को पता ही नहीं चलेगा। अब मान लीजिए आपसे पूछें कि सबसे ज़्यादा खरगोश कहाँ है, तो अगर नहीं पढ़ा तो आप कैसे बता दोगे। वो पूछेंगे सबसे ज़्यादा खच्चर कहाँ है, तो आइडिया नहीं लगा पाओगे। भैंस, गाय, ऊँट का तो फिर भी इंसान आइडिया लगा लेगा, हाथी का भी लगा लेगा, लेकिन खच्चर, घोड़े, भेड़, बकरी, ये बड़ा मुश्किल का काम होता है, तो इसीलिए इनको पढ़ना पड़ता है। तो उन आंकड़ों को आज हम जानेंगे। पशुधन जो हरियाणा में एक संपत्ति की तरह देखा जाता था पहले भी और आज भी। अगर घर में 5 भैंसें बंधी हुई हैं तो उसको एक रिच घर माना जाता है। खेती बाड़ी अच्छी हो और 8-10 भैंसें अगर किसी ने बांध रखी हैं तो वो हमारे हरियाणा में आज भी अमीर ही कहलाते हैं। तो इसका मतलब पशुओं की इंपॉर्टेंस तो आज भी है, क्योंकि बेसिकली हम एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। हमें भी उतने एडवांस नहीं है एडवांस। एक तरफ हमारा गुड़गांव है, अभी मैंने क्या कहा 100 में से 97
रेलवे कंपनीज जो हैं वो अपने दफ्तर वहाँ खोल के बैठी हैं, लेकिन अकेला गुड़गांव हरियाणा नहीं है। हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा आज भी खेती पर डिपेंड करता है और 65% हमारी आबादी आज भी गाँव में निवास करती है। वो जुड़े होंगे शहरों से, लेकिन उनके जो जड़ें हैं वो भी आज अगर देखें तो खेती और पशुओं को पालना, ये दो बेसिक चीज़ आपको हर गाँव में लगभग घरों में मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हमें पता हो कि हमारे यहाँ पशुधन की क्या हालत है। 20वीं पशु गणना, इसका मतलब पशुओं की गिनती लगातार में की जाती रही होगी, तभी 20वीं की गई होगी। तो 20वीं पशु गणना जनवरी 2019 में स्टार्ट हुई थी। इसमें स्मार्टफोन्स का और टैब का भी यूज़ किया गया था। जैसे टोटल गिनती और इन सब में ना टैब्स का, स्मार्टफोन्स का, कुछ इस तरह की चीज़ों का मतलब हाईटेक करके पशुओं की गिनती की गई थी। क्योंकि देखो, जब इंसानों की गिनती होती है तो उनके घर जाके भैया कितने लोग रहते हो, कितनी उम्र के हो, कितना कमाते हो, कितना पढ़े लिखे हो, कौन रोजगार में है, कौन बेरोजगार, सारे आंकड़े। लेकिन बिल्ली थोड़ी बताएगी अपने आंकड़े, तो उनके लिए तो फिर थोड़ा सा हाईटेक चीज़ों का यूज़ किया गया, टैब्स का यूज़ किया गया, स्मार्टफोन्स का यूज़ किया गया, तब जाके ये गिनती पूरी हुई है। 20वीं पशु जनगणना ये थी गणना। ठीक है, फर्स्ट टाइम बिल्लियों की गिनती भी की गई है। इससे पहले कभी भी बिल्लियों की संख्या नहीं निकाली गई, पहली बार आपके हरियाणा में बिल्लियों की भी गिनती की गई है। तो पूछेंगे कौन से जानवर को इस बार नया इंक्लूड किया, तो बिल्लियों को। और ये पेपर में आए हुए हैं इसलिए बता रही हूँ मैंने खुद देखा था पेपर में सूअर पूछे गए थे, तब बिना पढ़े किसी को पता ही नहीं था, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा भैंस आपके यहाँ जींद, हिसार। जैसे अगर टोटलिटी की बात करें पशुओं की संख्या की, तो फिर आप कहोगे हिसार में सबसे ज़्यादा है। लेकिन मुर्रा नस्ल की जो भैंस है, जो क्वालिटी में सबसे बेस्ट मानी जाती है और जिसको आप काला सोना भी कहते हैं, वो जींद में सबसे ज़्यादा है। इसलिए इसको दुग्ध नगरी भी जींद को कहा जाता है। अब ये दो बातें निकल आई। अगर मुर्रा नस्ल की भैंस की तरफ इशारा करें तो जींद टिक करना है, लेकिन अगर टोटल भैंसें पूछें ज़्यादा कहाँ हैं, तो आप कहोगे हिसार में। ठीक है, याद करो शेड्यूल्ड कास्ट जो आबादी थी वो भी हिसार में ही ज़्यादा थी, पढ़ा था ना हमने। भैंसों की संख्या भी हिसार में ही ज़्यादा है। हिसार एरिया में भी काफ़ी बड़ा है और हिसार में कई चीज़ें भी ज़्यादा हैं जो बार बार पढ़नी पड़ती हैं। यूनिवर्सिटीज़ याद करो कई सारी थी हिसार में। नेक्स्ट है सबसे कम भैंस कहाँ है, पंचकुला में। अब हम वापस पहुंचे, पंचकुला में आबादी भी कम थी, है ना, 5-6 लाख की तो आबादी थी यहाँ। पंचकुला में टोटल एससी भी कम थे, पंचकुला में टोटल भैंसें भी कम हैं। तो आबादी भी कम है पंचकुला में एससी भी कम थे और पंचकुला में भैंसों की संख्या भी कम है। ज़्यादा कहाँ है भैंसों की संख्या, हिसार में और जींद में। अगर पूछे मुर्रा तो जींद, और वैसे पूछे टोटल तो हिसार नंबर 1। ठीक है, दुग्ध नगरी कहेंगे तो भी आंसर जींद ही टिक करना। सर्वाधिक गाय सिरसा में है, एरिया में सिरसा सबसे बड़ा है, 4277 यानी 4277, 4277 वर्ग किलोमीटर है। और याद करो आबादी का घनत्व सबसे कम सिरसा में था, कितना था, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पढ़ा था ना हमने लास्ट क्लास में। तो सबसे कम आबादी अगर एक डिफाइंड एरिया में कहें, वैसे आबादी कम नहीं है, आबादी बहुत है सिरसा की, लेकिन प्रति वर्ग किलोमीटर में टोटल आबादी सबसे कम सिरसा में थी, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहीं पे गाय सबसे ज़्यादा है, जहाँ एरिया सबसे ज़्यादा वहीं गाय सबसे ज़्यादा। सबसे कम गाय कहाँ है, पंचकुला में। अभी भैंस भी कम थी पंचकुला में, आबादी भी कम है पंचकुला में, एससी भी कम है पंचकुला में, और गाय भैंस दोनों कम है। आबादी कम, एससी कम, गाय और भैंस दोनों कम है। गाय ज़्यादा कहाँ है, सिरसा में, जिसका कि एरिया सबसे बड़ा है। भैंस ज़्यादा कहाँ है, अपने पहला नंबर हिसार में। लेकिन अगर मुर्रा नस्ल की भैंस पूछेंगे तो जींद में, मिल्क सिटी कहे तो भी जींद ही आएगा। ठीक है, तो ये चारों हमें याद कर लेनी है। नेक्स्ट देखें, सबसे तो गाय भैंस तो हो गई, हम क्या कहते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, बोलचाल में ऐसी ही गाय भैंस भेड़ बकरी, तो गाय भैंस आ गई समझ में। गाय कहाँ है ज़्यादा, सिरसा, कम कहाँ है, पंचकुला। भैंस भी कम पंचकुला, भैंस ज़्यादा हिसार, और वो ना मिले तो जींद में। ठीक है, अब आते हैं भेड़। सबसे ज़्यादा भेड़ है आपकी भ से भेड़, भ से भिवानी में। तो भेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ है, भिवानी, लेकिन बकरी ज़्यादा नहीं है भिवानी में। बकरी सबसे ज़्यादा मिलेंगी सिरसा में, जहाँ गाय है ना वहीं बकरी ज़्यादा है। आप जानते हैं ना, गरीब आदमी अगर गाय अफोर्ड नहीं कर पाता तो बकरी पाल लेता है, तो गरीब की गाय ही तो होती है बकरी। तो बकरी और गाय दोनों एक जगह ज़्यादा है, कहाँ, सिरसा में। भैंस ज़्यादा कहाँ है, हिसार में, और ना मिले तो जींद में। और अगर पूछ रहे हैं बकरी ज़्यादा तो सिरसा में। ठीक है, भेड़ ज़्यादा तो भ से भिवानी में। अगर कम भेड़ कहेंगे तो गुड़गांव में। वैसे हर चीज़ कम, अभी गाय भैंस निकल रही थी पंचकुला में, लेकिन भेड़ सबसे कम मिलेंगी गुरुग्राम में। भेड़ कम है गुरुग्राम, अलग से है, याद कर लेना। सबसे कम बकरी कहाँ है, पानीपत में। ठीक है, तो पानीपत में सबसे कम बकरी हैं, ये याद नहीं होंगे अगर इनको तुम सुनोगे नहीं, अपने आप बाद में लिख भी लेना।
अगर भैंस पूछेंगे ज्यादा हिसार, गाय ज्यादा पूछे सिरसा, भेड़ ज्यादा पूछे भ से भिवानी, बकरी ज्यादा पूछे तो सिरसा। गरीब की गाय बकरी तो होती है। अगर कम की बात करें, सबसे कम भैंसे और गाय दोनों कम है पंचकुला में। अगर भेड़ कह रहे हैं तो गुड़गांव में, और बकरी कह रहे हैं तो पानीपत में। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सर्वाधिक घोड़े, सबसे ज्यादा घोड़े कहाँ हैं हरियाणा में? तो सबसे ज्यादा घोड़े जो है हमारे गुरुग्राम में है। कल वाली फाइल में एक हिस्सा बच गया था स्पोर्ट्स का, वो वाली फाइल है हमारे पास, इसके बाद करा दूँ। ठीक है, इसके बाद करा दूंगी। सर्वाधिक घोड़े हमारे हैं गुड़गांव में। अभी देखना, गुड़गांव में कम क्या था, इससे पीछे था, ये रहा देखो, सबसे कम भेड़ गुड़गांव में। जहां भेड़ सबसे कम है ना, वहां घोड़े सबसे, ये देखो, सबसे ज्यादा है। जहाँ भेड़ सबसे कम है वहाँ घोड़े सबसे ज्यादा है, यानी गुड़गांव में। और सबसे कम घोड़े कहाँ हैं? पंचकुला में। भैंस भी सबसे कम पंचकुला, गाय भी सबसे कम पंचकुला, और घोड़े भी सबसे कम। लेकिन बकरी और भेड़ नहीं थे। भेड़ सबसे कम अलग जगह थे, बकरी सबसे कम अलग जगह। हर चीज में पंचकुला है, लेकिन किसमें नहीं याद करना? भेड़ और बकरी में। भेड़ और बकरी में गुड़गांव और पानीपत का नाम आएगा। सबसे कम भेड़ गुड़गांव, सबसे कम बकरी पानीपत। वैसे गाय कम, भैंस कम, और अब जो हम पढ़ रहे हैं घोड़े भी कम। ये सब कहाँ है? पंचकुला में। ठीक है, गुड़गांव में क्या ज्यादा है? घोड़े। लेकिन गुड़गांव में कम क्या थी? ये अपनी बकरी पानीपत में और भेड़ गुड़गांव में। सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ मिलेंगे? सिरसा में। सर्वाधिक गाय भी सिरसा में थी, सर्वाधिक बकरी भी सिरसा में थी, सबसे ज्यादा ऊंट भी सिरसा में है। एरिया में भी नंबर 1 है, फलों में भी नंबर 1 है, सब्जी में भी नंबर 1 है, गेहूं में भी नंबर 1 है, बहुत सारी चीजों में सिरसा नंबर 1 है। सबसे कम ऊंट हैं आपके जो ये शिवालिक की पट्टी, तो अंबाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, ये पीछे के हैं। अगर अंबाला ना मिले तो कुरुक्षेत्र, ना मिले तो सोनीपत में। ठीक है, तो सबसे कम ऊंट हैं आपके अंबाला में। सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ है? सिरसा में। सबसे ज्यादा गाय कहाँ है? सिरसा में। सबसे ज्यादा भेड़ कहाँ है? तो भिवानी में, भ से। सबसे ज्यादा बकरी कहाँ है? तो ये याद रखना पड़ेगा, भेड़ और बकरी अलग अलग हैं। कम पूछे तो भी गुड़गांव और पानीपत का नाम आएगा। और अगर घोड़े पूछेंगे कम और ज्यादा, तो ये याद रखना है कि जहाँ एक चीज कम थी वो दूसरी जगह जाके ज्यादा थी। घोड़ों केस में देखो गुड़गांव नंबर 1 था, वैसे वो पीछे था। बकरी कहाँ कम थी? पानीपत में। और भेड़ बकरी के बाद घोड़े हो गए, ऊंट हो गए। ऊंट तो सिरसा में है और कम है अंबाला में। ठीक है, कंफ्यूजन रहेगा अगर इसको ढंग से नहीं 2-3 बार पढ़ा अपने आप तो। दोबारा देख लो, भैंस और गाय, भैंस कहाँ ज्यादा है? हिसार और जींद में। गाय ज्यादा है सिरसा में। कम दोनों चीजें हैं पंचकुला में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। भ से भेड़, भ से भिवानी। बकरी गाय की जो ये एक मान लीजिए जो गरीब आदमी है उसकी गाय बकरी कहलाती है, तो वो भी सिरसा। तो गाय में भी नंबर 1 सिरसा और बकरी में भी नंबर 1 सिरसा। भेड़ कम कहाँ है? गुड़गांव में। बकरी कम है पानीपत में। ठीक है, पानीपत कब तक नाम नहीं आया था। गुड़गांव में क्या ज्यादा मिलेंगे? घोड़े। लेकिन घोड़े कम कहाँ मिलेंगे? पंचकुला में। ऊंट ज्यादा कहाँ मिलेंगे? सिरसा में। और ऊंट कम मिलेंगे आपके अंबाला में। ठीक है, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, इन केस वो ना मिले तो। नेक्स्ट देखें, सबसे ज्यादा गधे, गधे सबसे ज्यादा पलवल में भरे पड़े हैं। सबसे ज्यादा गधे कहाँ हैं? पलवल में। तो पलवल में गधे ज्यादा, अब तक नहीं नाम आया था, पानीपत आया था, बकरी कम थी, अब आ गया पलवल। तो गधे ज्यादा हैं पलवल में। सबसे कम गधे हैं अंबाला में। अभी पीछे देखना, कम क्या था वहाँ? ऊंट भी कम थे। तो ऊंट भी कम और गधे भी कम। कहाँ पर? अंबाला में। जैसे पंचकुला में क्या क्या कम था? गाय भी कम, भैंस भी कम। ऐसे ही ऊंट भी कम और अगला गधे भी कम। कहाँ पर? अंबाला में। पानीपत में क्या कम थी? बकरी। और भेड़ कहाँ ज्यादा थी? भिवानी में। गुरुग्राम में भेड़ कम थी और गुड़गांव में घोड़े ज्यादा थे। गधे सबसे ज्यादा भरे पड़े हैं पलवल में और सबसे कम है अंबाला में। ठीक है, सर्वाधिक सूअर, ये पेपर में आया था, पिछले पेपर उठा के पढ़ना, तुम्हें मिलेगा। सर्वाधिक सूअर आपके मिलते हैं सोनीपत में। सूअर सबसे ज्यादा सोनीपत में। और सबसे कम सूअर है मेवात में, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है आपके हरियाणा का, नंबर 1 पे, नूह जिसको आप कहते हैं। सबसे ज्यादा सूअर सोनीपत में, सबसे कम सूअर मेवात में। सबसे ज्यादा गधे कहाँ हैं? पलवल में। सबसे कम गधे कहाँ हैं? अंबाला में। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, सर्वाधिक खच्चर। खच्चर आप जानते हैं ना, गधे से थोड़ी सी अच्छी ब्रीड पर घोड़े से खराब ब्रीड, इन दोनों के मिक्स की ब्रीड को बोलते हैं खच्चर। तो सबसे ज्यादा खच्चर है झज्जर में, डबल च है खच्चर में, और झज्जर में डबल ज है, तो भूलने की जरूरत ही नहीं है। खच्चर कहाँ है? झज्जर में। गधे कहाँ भरे पड़े हैं? पलवल में। और सुअर कहाँ है? सोनीपत में। भेड़ कहाँ है? भिवानी में। गाय में नंबर 1 सिरसा, और भैंस में नंबर 1 हिसार और जींद। आ रहा होगा समझ में, नहीं आ रहा तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई तरीका नहीं है। और घोड़े ज्यादा गुड़गांव में, बकरी कम पानीपत में, ठीक है। अंबाला में क्या कम है? जो ये गधे थे ना, ये वाले कम है, ठीक है। और एक नेक्स्ट आप पीछे पढ़ के आए थे, देखो ये भी कम थे। ऊंट भी, ऊंट ज्यादा कहाँ थे? सिरसा में, और कम कहाँ थे? अंबाला। तो ऊंट और गधे दोनों कम हैं अंबाला में, ठीक है। तो सुअर हो गया स सोनीपत, कम है मेवात में। सर्वाधिक खच्चर, खच्चर च डबल च, तो डबल झज्जर में। और सबसे कम खच्चर है आपके पानीपत में। पानीपत में और क्या कम था? बकरी भी कम थी, बकरी सबसे कम पानीपत में। और सबसे कम खच्चर, खच्चर और बकरी दोनों पानीपत में कम है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सर्वाधिक कुत्ते हैं गुड़गांव में। अमीर लोग हैं ना, कुत्ते पालने का शौक होगा। घोड़े तो वैसे कोई शौक से नहीं पालता, लेकिन घोड़े भी ज्यादा गुड़गांव के ही थे। तो घोड़े भी ज्यादा और कुत्ते भी ज्यादा, कहाँ पर? गुड़गांव में। अंबाला में क्या था, पढ़ा था हमने, कम थी चीजें। ऐसी पंचकुला में चीजें कम थी, ज्यादा नहीं थी वहां। सिरसा में क्या ज्यादा था? गाय ज्यादा थी सिरसा में, सिरसा में बकरी ज्यादा थी, और सिरसा में ऊंट भी ज्यादा थे। तो इस तरह ये बार बार पढ़ोगे ना तब याद होंगे। कुत्ते सबसे ज्यादा कहाँ हैं? गुड़गांव में। कुत्ते भी और घोड़े भी। सबसे कम कुत्ते हैं मेवात में। सुअर भी कम थे मेवात में, और कुत्ते भी कम है मेवात में, ठीक है। सबसे ज्यादा खरगोश कहाँ है? मेवात में। तो कुत्ते और ये अपना क्या था ये पीछे, कुत्ते और ये सुअर, सुअर सोनीपत में था ना, कम थे। कुत्ते और सुअर कम है मेवात में, लेकिन खरगोश सबसे ज्यादा है, ये रहा मेवात में, ठीक है। और सबसे कम खरगोश हैं यमुनानगर में। यमुनानगर में घने जंगल है ना, तो वहाँ खरगोश कम है, जानवर खा जाते होंगे, ऐसा सोच लो बस। तो मेवात में खरगोश ज्यादा है, और यमुनानगर में खरगोश कम है। कुत्ते ज्यादा कहाँ हैं? जहाँ घोड़े भी ज्यादा है, गुड़गांव में। और सबसे कम सुअर कहाँ है? मेवात में। सबसे कम कुत्ते भी कहाँ हैं? मेवात में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़े, खरगोश ज्यादा कहाँ है? मेवात में। सबसे कम खरगोश है यमुनानगर में। सबसे ज्यादा हाथी, हाथी टोटल मैंने कितने बताए स्टार्टिंग में? हाथी 5 ही हाथी हैं आपके पूरे राज्य में, कहीं भी नहीं है हाथी। कहाँ देखे आपने हाथी? हाथी ऐसे थोड़ी कि जंगल ऐसे कहीं रोड पे घूम रहे, जैसे कुत्ते तो रोड पे दिख जाते हैं, ऐसे ही सुअर भी आपको दिख जाते हैं अपने शहरों में, गाँव में। आपको खच्चर, गधे, ऊंट ये दिखते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसे गाँव में हाथी घूमता नहीं देखा। यहाँ नहीं है हाथी ज्यादा, अगर हैं तो वहाँ जहाँ जंगल हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कलेसर आपके यहाँ थोड़े से ज्यादा कंपैरेटिवली बाकियों के मुकाबले जंगलों का इलाका है। तो इसीलिए आपको जो मिलेंगे ना हाथी, वो मिलेंगे आपके यमुनानगर की बेल्ट में। देखो ये रहे 4, याद है कलेसर मैंने पढ़ाया था बहुत बढ़िया तरीके से। कलेसर नेशनल पार्क भी था, कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी थी, याद होगा ना। वहाँ साल के पेड़ थे, सिंदूर का पेड़ भी बताया था, और वहाँ पे लाल जंगली मुर्गे की इम्पोर्टेंस थी। तो यहीं पर है। अब जहाँ घने जंगल होंगे हाथी वहीं तो जाएगा, हाथी सड़कों पे थोड़ी डोलता घूमेगा इधर से उधर। तो इसलिए हाथी आपका मेनली मिलेगा यमुनानगर में, क्योंकि शिवालिक का रेंज ही वो है आपके यहाँ। और कुरुक्षेत्र में है 1, बाकी आपके यहाँ हाथी। अन्य में देखो मैंने क्या लिखा, 0, ठीक है। तो कुत्ते ज्यादा कहाँ हैं? जहाँ लोग शौकीन हैं और अमीर हैं, वो घोड़े और कुत्ते पालते हैं, ऐसा सोच लो, गुड़गांव के लोग, ठीक है। बकरी कम कहाँ थी? पानीपत में। अंबाला में कई चीजें कम थी। गाय ज्यादा, कम कम पूछने की उम्मीद कम है, ज्यादा वाली चीजें पूछी जाती है। तो जैसे कहेंगे कि सुअर सबसे ज्यादा, तो सोनीपत में। भेड़ सबसे ज्यादा, भिवानी में। गाय सिरसा में। भैंस हिसार में, ना मिले तो जींद में, ठीक है। घोड़े ज्यादा पूछेंगे तो गुड़गांव में। और अगर पूछें खरगोश, तो खरगोश कम और ज्यादा, वैसे तो इनकी गिनती उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन अगर सुअर पूछा तो खरगोश भी पूछ सकते हैं। तो मेवात में ज्यादा है और यमुनानगर में कम। हाथी टोटल आपके पास 5 हैं, जिनमें से 4 यमुनानगर में और 1 कुरुक्षेत्र, बाकी सब में 0 हाथी हैं, ठीक है। ये आपके आंकड़े थे, ये जानवरों से संबंधित थे आंकड़े। एक बार दोबारा देख लेते हैं सारे। जितनी बार पढ़ोगे उतने लंबे टाइम तक याद रहेंगे, नहीं तो भूल जाओगे। भैंस का तो भूलना ही नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है। हिसार में है, जींद में है। जींद में मुर्रा नंबर 1 है। कम कहाँ होंगी गाय और भैंस दोनों? पंचकुला में। गाय सबसे ज्यादा सिरसा में है,
ठीक है, तो बहुत आसान था। भ से भेड़, भ से भिवानी, बकरी सबसे ज्यादा सिरसा, क्योंकि गरीब की जो गाय है वो बकरी ही है, तो गाय ज्यादा जहाँ थी वहीं बकरी ज्यादा। गाय बकरी दोनों में ज्यादा कौन है? सिरसा। भैंस ज्यादा कहाँ है? हिसार और जींद में। कम कहाँ है? दोनों पंचकुला में। और इन्होंने अब क्या दिया है? भेड़, भ से भेड़ तो भ से भिवानी में। फिर बकरी ज्यादा कहाँ है? सिरसा में। और कम बकरी पूछेंगे तो पानीपत में। और कम भेड़ कहेंगे तो गुड़गांव में। ठीक है, गुड़गांव में कुत्ते और घोड़े ज्यादा हैं, भेड़ कम है। नेक्स्ट देखें, घोड़े ज्यादा गुड़गांव में, कम घोड़े पंचकुला में। ऊंट सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको सिरसा में। तो गाय भी ज्यादा, बकरी भी ज्यादा, ऊंट भी ज्यादा, गेहूं भी ज्यादा, एरिया भी ज्यादा, फल भी ज्यादा, सब्जी भी ज्यादा सिरसा में। और सबसे कम ऊंट कहाँ मिलेंगे आपको? अंबाला में। ऊपर के इलाके में ऊंट कम है, क्योंकि राजस्थान की तरफ का जानवर है ना ये। गधे कहाँ है सबसे ज्यादा? पलवल में। सुअर कहाँ है? सोनीपत में। तो पलवल। कम कहाँ है गधे? अंबाला में। हाथी भी ये क्या नाम था इसका, ऊंट भी कम थे इस तरफ। देखो पिछली बैठ, ऊंट देखो अंबाला में कम थे ना, तो ऊंट भी कम है और गधे भी कम है अंबाला में। सुअर स से है तो सोनीपत में, कम सुअर है मेवात में। और खच्चर है डबल च तो डबल ज झज्जर में आएगा। कम पूछेंगे तो पानीपत में। कम की उम्मीद ज्यादा है, ज्यादा वाली चीजें आएंगी। खच्चर कहाँ मिलेगा? झज्जर में। सुअर कहाँ मिलेगा? सोनीपत में। भेड़ कहाँ मिलेगी? भिवानी में। गाय कहाँ है? सिरसा में। और कुत्ते कहाँ हैं? गुड़गांव में। और भेड़ कहाँ है? भ से भेड़ तो भ से भिवानी। बकरी कहाँ है? सिरसा में। ऊंट कहाँ है? सिरसा में। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कुत्ते कहाँ हैं? गुड़गांव में। कम कुत्ते हैं मेवात में। सुअर भी कम और कुत्ते भी कम मेवात में। नेक्स्ट है, खरगोश ज्यादा है मेवात में। तो क्या ज्यादा है? खरगोश, लेकिन सुअर और कुत्ते कम है। कुत्ते ज्यादा और घोड़े ज्यादा गुड़गांव में है। सोनीपत में स से सुअर ज्यादा है। ठीक है, ये बार बार पढ़ोगे ना तब लिख लोगे अपने हाथ से, तब याद होगा। सबसे कम खरगोश यमुनानगर में है। हाथी सबसे ज्यादा, 5 तो टोटल हाथी हैं। 4 आपके यमुनानगर में, 1 कुरुक्षेत्र में, बाकी सब में 0 है। ठीक है, अब इनको थोड़ा बाद में नोट डाउन भी कर लेना। देखें, सर्वाधिक मवेशी यानी टोटल जानवर, मवेशी होते हैं कैटल, इसमें काउ, बफेलो, शीप, हॉर्स और जितने भी तुमने नाम सुने ना, जितने भी पढ़ रहे थे वो सब आ गए। तो सबसे ज्यादा मवेशी आपके सिरसा में है। सिरसा में कितने मवेशी हैं? 2,35,000। तो ये लगा लो कि लगभग 2.5 लाख के आसपास। अब 2.5 तो ज्यादा हो जाए, क्योंकि अभी की जनगण ये पशुओं की गणना है। 2,35,000 सिरसा में सबसे ज्यादा जानवर हैं। आपने खुद तो देखा, सिरसा में ऊंट ज्यादा थे, सिरसा में गाय ज्यादा थी, सिरसा में ये क्या नाम था इसका, बकरी। तो 3 चीजों में तो वैसे ही नंबर 1 था। तो अपने आप देख लो ज्यादा है, 2,35,000। इसके बाद हिसार था, भैंस अभी मैंने बताया था। भैंस में जींद और हिसार, पहला जींद दूसरा हिसार। तो 17 लाख जानवर हैं, बाकी भी बहुत है यहाँ। 17 लाख, वो 23 लाख, ये सॉरी 2 लाख, ये 1,70,000, 17 लाख बोल दिया गलती से, 1,17,000, 70,000 सॉरी, 1,70। ऐसे याद कर लो, अगर तुम्हें ऐसे याद ना रहे ना, लाखों में छोड़ दो। कई बार ऐसा होता है हमारा दिमाग जो है वो, मान लो वहाँ इतना आंकड़े की जरूरत ना पड़े, तो 23, 17, 15 ऐसे जल्दी याद होगा। 23, 17, 15, 23, 17, 15, यानी सबसे ज्यादा जानवर जो मिलेंगे गिनती के वो सिरसा में है। उसके बाद हिसार में, फिर करनाल में है। करनाल में कोई सोच नहीं पाएगा, चलो सिरसा हिसार तो फिर भी लोग अंदाजा लगाएंगे, करनाल कोई सोच ही नहीं पाएगा। करनाल की जगह इसको 100% लोग भिवानी टिक करेंगे। लेकिन टोटल नंबर ऑफ कैटल अगर निकालें तो करनाल तीसरे नंबर पर है। कितने? 1,55,294। तो इसको 15, ऊपर वाला 17, उससे ऊपर वाला 23। सबसे ज्यादा जानवर कहाँ हैं? आपके सिरसा में। उसके बाद हिसार में। सिरसा हिसार वैसे भी बड़े हैं ना, एरिया वाइज भी तो बहुत बड़े हैं। और उसके बाद है 3rd नंबर करनाल का। इसमें गलती करेंगे लगभग बच्चे, क्योंकि ये अंदाजा नहीं लगेगा, लगेगा सीएम सिटी है, शहर होगा, कहाँ इतने जानवर होंगे, क्योंकि बाकियों में इससे बहुत कम है। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख इतने हैं। बाकी के जो 4th, 5th, 6th है ना, वो 1 लाख। तो सोचो कितना ज्यादा अंतर आ गया। ये तो 55 आगे निकल रहा है ना उनके मुकाबले। तो इसलिए बहुत ज्यादा अंतर है इसमें और चौथे में। तो याद रखना, पहला सिरसा, दूसरा हिसार। पिछले सालों वाले आंकड़ों में ना हिसार नंबर 1 दे रखा है किताबों में, वो पिछली पशु गणना है। अब नई में सिरसा नंबर 1 है। सिरसा वैसे भी नंबर 1 है, बकरी में, ऊंट में, गाय में, तो अपने आप नंबर 1 है। फिर है हिसार जो भैंसों में नंबर 1 है। फिर करनाल है। करनाल में कोई ऐसा नंबर 1 हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि आपने पढ़ा भी गधे, घोड़े, ऊंट, खच्चर, तो बहुत ज्यादा बार करनाल का नाम नहीं आया। लेकिन टोटलिटी में करनाल 3rd नंबर पर है। ठीक है, तो ये थे हमारे पशुओं के आंकड़े, इंपॉर्टेंट थे। और पशुओं के आंकड़ों के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा बार देखा है एचएसएससी क्वेश्चन पूछती है।
पशुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा बार होता है कि कभी कुछ भी पूछ लेंगे, किसी जानवर की ब्रीड भी पूछ सकते हैं, वो उनके ऊपर है कि वो क्या पूछ लें। उतना तो नहीं होता कि आप खरगोश की सारी ब्रीड याद करें या गधों की सारी ब्रीड याद करें या भैंसों की, लेकिन ये होता है कि मोटी मोटी सी 5-5 7-7 अगर आपको मिल जाती है लिखी तो आप पढ़ लेना कि गाय की ब्रीड कौन कौन सी फेमस हैं। जैसे हरियाणा पूछ लेंगे किसकी ब्रीड है, गाय की या भैंस की, साहिवाल है, जाफराबादी है, मुर्रा है, ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा में तुमने सुनी होंगी। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक था जो मुझे लगा कर लेना चाहिए हमें, क्योंकि प्रेजेंट में ये पोस्ट यूज हो रही है। डिप्टी सीएम, आपके हरियाणा में डिप्टी सीएम बने हैं और जो अभी कुर्सी पर बैठे हैं ये 6ठे नंबर के हैं, इनसे पहले 5 डिप्टी सीएम बन चुके। डिप्टी सीएम बनाना आपके संविधान में कहीं नहीं लिखा और ये पोस्ट अपनी मर्जी के लिए या कह लीजिए अपने फायदे के लिए क्रिएट की जाती है। जब सरकार में या तो गठबंधन की सरकार हो तो बनानी पड़ती है ये पोस्ट, या एक सरकार में एक पार्टी में 2 शेर हो एक साथ, तो फिर दोनों तो पीएम या सीएम नहीं बन पाते। उस कंडीशन में क्या करते हैं, एक सीएम बन जाता है, एक डिप्टी सीएम बन जाता है। 99% केसेस में यही 2 कारण बनते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके देश के प्रधानमंत्री थे तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए क्रिएट की गई थी उप प्रधानमंत्री की पोस्ट। तो उप प्रधानमंत्री जब बनाया जाता है ना, या तो 2 ताकतवर लीडर एक साथ हो बराबरी के, या गठबंधन की सरकार हो लालच दे के सरकार। जैसे अभी प्रेजेंट में हरियाणा की बात करें तो गठबंधन की सरकार है, क्योंकि कोई सी भी पार्टी लीड में आई ही नहीं। 90 सीटें हैं हरियाणा में, 45 + 1 46 सीट चाहिए थी, किसी भी पार्टी को 46 सीटें मिली ही नहीं। तो बीजेपी ने जेजेपी का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि बीजेपी के पास जितनी सीटें थी उनमें वो बहुमत में नहीं आ सकती थी। और अगर वो जेजेपी का हाथ ना पकड़ती तो कांग्रेस, जेजेपी और एक आधी और इंडिपेंडेंट मिलके और सरकार बना लेते। इसीलिए जिनके साथ 36 का आंकड़ा था उनके साथ हाथ पकड़ लिया और नई पोस्ट क्रिएट कर दी डिप्टी सीएम की। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ, आपकी राजनीति में ऐसे 6 एग्जाम्पल निकल के आएंगे। तो क्योंकि प्रेजेंट में ये बैठे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, वरना पढ़ने की जरूरत नहीं थी। मैंने पहले कभी नहीं पढ़ाया, क्योंकि जब पेपर हुए थे 2000, आप ये लगा लो 19 में जाके तो इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद तो पेपर ही नहीं हुए कोई बड़े लेवल पे। नहीं तो ये पहले पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि 19 के अक्टूबर में जाके नवंबर में जाके आपके डिप्टी सीएम बने हैं। तो लंबे टाइम से कोई था ही नहीं 2008 के बाद से। इस बात को तो कितने साल बीत गए, आप लगाओ 18, 19, 20, 21, 12-13 साल हो गए थे। लगभग 11 साल बाद आपके यहाँ डिप्टी सीएम बना, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। तो आपके सबसे पहले डिप्टी सीएम थे चांदराम। चांदराम सबसे पहला डिप्टी सीएम हरियाणा के। अब पूछ लें इस बात को, पहला डिप्टी सीएम कौन था? चांदराम। ठीक है, ये आपके राज्य में जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी ना, पहली आपकी लोकल लेवल की पार्टी थी जो जिनमें राव बने थे, जो आपके पहले गैर कांग्रेसी सीएम भी बने थे, उनके टाइम की बात है ये, तब डिप्टी सीएम बने थे चांदराम। ठीक है, 67 में। लेकिन फिर मैंने तुम्हें बताया होगा राष्ट्रपति शासन लग गया था 2 नवंबर 1967 को। तो देखो ये नवंबर में ही ये हट गए थे, ये महीने लिखे हैं, तीसरा महीना, क्योंकि सरकार 67 में ही बनी थी आपकी, जो राव बने थे, और फिर नवंबर में हट गए थे वो, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लग गया था। तो उसी दौर में ये डिप्टी सीएम रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मंगल सेन आपके यहाँ पे रहे। ये उस दौर में रहे जब आपके पूरे भारत में जनता पार्टी की सरकार का डंका बजा था। 75 से 77 याद है आपको, इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, और उस इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की इमेज बहुत खराब हो गई थी, पूरे देश में हड़कंप मच गया था। और जब 1977 के मार्च में इलेक्शन कराए गए थे तो बुरी तरह से कांग्रेस हारी थी, लगभग जगहों पे से उत्तर भारत से पत्ता साफ हो गया था कांग्रेस का। उसी दौर की घटना है ये। 77 से 79 में आपके यहाँ कौन थे? मंगल सेन। जब देश में थे मोरारजी देसाई, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो आपके यहाँ मंगल सेन थे। देश में मोरारजी, आपके यहाँ मंगल। आपका पहला कौन है? चांदराम। और आपके यहाँ इमरजेंसी के बाद कौन बने? मंगल सेन। देश में मोरारजी म से, आपके यहाँ मंगल सेन। नेक्स्ट है बनारसी दास गुप्ता। कितनी बार तुमने ये नाम सुना है, बहुत बड़ा चेहरा है ये हरियाणा की राजनीति का, तुमने सीएम की लिस्ट में इनका नाम पढ़ा था, और ये वैसे भी ऐतिहासिक इनका बहुत बड़ा योगदान है हरियाणा में, तो ये भी रहे हैं आपके यहाँ। इनके सन नहीं पूछेंगे, ये 2 इंपॉर्टेंट है। एक, हरियाणा की स्थिति जब खराब थी, आपातकाल लगाना पड़ा, और जब आपकी पहली चुनिंदा सरकार बनी थी मार्च 1967 में, तब बने थे चांदराम। और फिर जब देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जिनका नाम भी म से था, तब आपके यहाँ भी मांगेराम, ये मंगल सेन, सॉरी मांगेराम नहीं, मंगल सेन, ये बने थे। ठीक है, तो म। नेक्स्ट आपके बनारसी दास गुप्ता जी तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, इनके बारे में अलग से आपको पहले से ही पता है। अगला है हुकुम सिंह, ये भी आपके डिप्टी सीएम रहे हैं, हुकुम सिंह जी। नेक्स्ट है चंद्रमोहन, ये तो अभी थे ना 2000 मेरे ख्याल 5 के आसपास की घटना है जब चंद्रमोहन थे, कितना बड़ा तो किस्सा बना था ये। तो चंद्रमोहन आपके यहाँ डिप्टी सीएम रहे हैं,
और इनके साथ तो बहुत सारी चीज़ें लोगों ने जोड़ दी थी, मीडिया ने मजाक का पात्र बन गए थे नेशनल लेवल पे। और प्रेजेंट में 6ठे नंबर के डिप्टी सीएम बैठे हैं दुष्यंत चौटाला। तो पेपर में आ जाए वर्तमान में आपके डिप्टी सीएम कौन से नंबर के हैं, 6ठे। या 4 नाम देंगे और कहेंगे निम्न में से कौन हरियाणा का डिप्टी सीएम कभी नहीं रहा। तो अगर हमने 6 नाम सुन रखे हैं तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि भाई कौन था कौन नहीं था। जैसे पहला कौन था, अब जिसने नाम सुन लिया उसके लिए आसान है, बनारसी दास गुप्ता जी भी थे, मंगल सेन जी भी थे, और पहला कौन था, चांदराम। तो चांदराम सबसे पहले थे, लेकिन वो क्योंकि आपके यहाँ सरकार ही नहीं टिकी, सीएम ही नहीं टिका, तो वो कहाँ टिकने थे डिप्टी सीएम। इसलिए जब पहली बार हरियाणा में 356 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगा, पहली बार जो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लगा था, लगभग 6 महीने का, मई के आसपास में खत्म हुआ था, तब ये थे, उस टाइम पे ये थे, फिर ये हट गए थे। तो चांदराम। फिर मंगल सेन, जब देश में एक ऐसी लहर चली थी इंदिरा विरोधी, तब बन गए थे। बनारसी दास गुप्ता जी का नाम बहुत बड़ा है और आपने बहुत बार सुना है। नेक्स्ट में आ गया हुकुम सिंह, फिर चंद्रमोहन और दुष्यंत चौटाला। तो कौन से नंबर के हैं चौटाला जी? ये चौटाला जी 6ठे नंबर के डिप्टी सीएम है। ठीक है, चलिए आज हमने बहुत सारी चीज़ें जानी जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। ये पशु गणना अब आप अपनी किताब से पढ़ोगे ना, ये आंकड़े आपको लिखने पड़ेंगे, ये किताब में नहीं है, क्योंकि ये करंट में थे ये आंकड़े, ये सब मैंने आपको लिखवा दिए। इनको अपनी किताब में जहाँ आप नोट्स बनाते हो या कहीं पढ़ते होगे, कोई भी मटीरियल है वहाँ नोट डाउन कर लेना। खरगोश आएंगे तो याद रखना है मेवात में ज़्यादा है, ठीक है, यमुनानगर में कम है। घोड़े ज़्यादा आ गए तो गुड़गांव में ज़्यादा, कुत्ते ज़्यादा आ गए तो भी गुड़गांव में ज़्यादा। और अगर पूछ लें कि ऊँट कहाँ ज़्यादा हैं तो सिरसा में, कम कहाँ है अम्बाला में। ऐसे ही पूछ लें गाय ज़्यादा तो सिरसा में, और अगर भैंस ज़्यादा पूछ ली तो हिसार में, नहीं मिला तो जींद में। और गधे कहाँ ज़्यादा हैं पलवल में, सुअर कहाँ ज़्यादा है सोनीपत में, भेड़ कहाँ ज़्यादा है भिवानी में। ये पढ़ने पड़ते हैं बार बार, जब बार बार पढ़ते हैं ना फिर चीज़ें आसानी से याद हो जाती है। पानीपत में क्या कम थी, बकरी कम थी। भेड़ ज़्यादा कहाँ थी, इसमें भिवानी में, और बकरी ज़्यादा गुड़गांव में। ठीक है, तो ये 2-4 बार आप पढ़ोगे ना तब याद होगा। चलो, अब उम्मीद करती हूँ ये सबकी समझ में आ गया होगा और अब इसमें आपको दिक्कत नहीं रहेगी। बकरी ज़्यादा थी सिरसा में, गाय बकरी है ना, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, अब मेरे बिहाफ पे इतना ही था। एक कल वाले टॉपिक में छोटा सा टॉपिक रह गया था, उसको और निकाल दीजिए, वो कंप्लीट कर लेंगे। खिलाड़ियों के बारे में हम कल पढ़ रहे थे और खिलाड़ियों के नाम भर रह गए थे एक छोटे से टेबल में, बाकी मैंने आपको पढ़ा दिया। कल मैं देख रही थी कुछ एक लड़की मैसेज कर रही थी कि मैम ट्रांसपोर्टेशन करा दो, तो ट्रांसपोर्टेशन अब कराया तो था 4 दिन पहले क्लासेस में, देखो ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है, पूरा नेशनल हाईवे समझाया था मैप के थ्रू बना के, NH9, NH44, 352, 52, 152 सब समझाया था, 5, 105, 7, 344, 48, 248A, 709, 709A, 907, सारे तो बना बना के दिखाए थे। ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक मैंने करा दिया, मैंने सारी चीज़ें करा दी आप लोगों को। कल हमने पढ़ा था खिलाड़ियों के बारे में, उसमें सिर्फ एक वो एक छोटा सा पैराग्राफ रह गया था, बाकी तो पढ़ा दिया था। है आपके पास अभी? चलिए आप डालिए, जब तक ये उसको अपलोड कर देते हैं इस पर, तब तक हम लोग, अब जैसे कुछ लोग जो थे उनका ये था, मैंने बता दिया आपको कि 6 चैप्टर सेल्फ रीडिंग का, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। और गुड़गांव के बारे में मैंने बहुत सारी बातें आपको टाइम टू टाइम बताई हैं, एक पेज पर वो आधे पन्ने पर दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लेना। वो फाइल अब शायद होगी नहीं इनके पास, वरना मैं पढ़ा देती गुड़गांव वाली, कुछ नहीं है उसमें, सब कुछ मैंने तुम्हें बता रखा है। ठीक है, और अपनी तैयारी जो है ना वो ऐसे ही करनी होती है, चीज़ों को बार बार पढ़ना पड़ता है, तभी चीज़ बात बन पाती है जब चीज़ें बार बार पढ़ी जाती हैं। याद नहीं करना होता, पढ़ना होता है, बार बार पढ़ने से चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। हरियाणा जीके के बाद क्या क्लास लगेगी? हरियाणा जीके के बाद देखूंगी मैं क्या क्लास लूँगी, अभी मुझे भी नहीं पता। हरियाणा जो लोग हमारे साथ ऐप के साथ जुड़े हैं ना, क्लास के साथ, जिनके पास ओल्ड जनरल बैच चलता है जिनके ऐप पर, उनमें अब पेपर जब आएगा, अभी पेपर मुझे नहीं पता, अब तो आज तो ये भी सुन रहे थे कि वो फेक खबर है, कुछ नहीं पता अभी होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ सरकार पे प्रेशर तो है, ये तो सच बात है कि सरकार प्रेशर में आ गई है। और पेपर जब भी होगा तब मैं करंट अफेयर्स कराऊंगी, उस टाइम पर जो लोग क्लास से जुड़े हैं ना ओल्ड जनरल से, उसमें मैं पढ़ाऊंगी, अभी नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि करंट अभी पढ़ाने का तुक ही नहीं बनता। ये पेपर अगर मान लीजिए अप्रैल में होता है तो उस टाइम मार्च तक की चीज़ों को पढ़ लेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
अब पेपर मान लीजिए अगस्त में जाता है तो उसके 3-4 महीने का पढ़ेंगे। अब पिछले साल का पढ़ने का तुक नहीं बनता, जो आएगा 2-3 महीने के अंदर का आएगा हरियाणा के लेवल पर। देश के पे कोई बड़ी चीज़ होगी तो ज़रूर आएगी। अब देखो कल इसमें ये हमने पूरा पढ़ लिया था, यह सारा शायद कंप्लीट हो गया था, एक बार देख लेती हूँ। मुझे लग रहा था मैंने शायद एक टेबल इसमें छुड़वा दिया था। हाँ, स्टेडियम तो हो गया था, खेल नीति भी कंप्लीट था, पुरस्कारों की राशि भी पढ़ा दी थी। हाँ शायद फिर तो पूरा ही हो गया था ये, नहीं कंप्लीट था ये। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट था भाई। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने इसमें कुछ छुड़वा दिया था, ये कंप्लीट है। ठीक है, पॉलिटिकल तो मैंने करवा रखी है, पॉलिटिकल की क्लासेस हैं। देखो ज़रा, पॉलिटिकल की 50 क्लासेस ले रखी हैं। हिस्ट्री और पॉलिटिकल तो ऐप पर मैंने बहुत पहले ही पूरा करा दिया था, उसको वहाँ से पढ़ लो और उसके बाद किताब उठाओ और अपना सिलेबस जो जो तुम्हें लगता है ना कि नहीं समझ में आ रहा, उसको दोबारा से क्लास खोल के देख लो। कंप्लीट हिस्ट्री है, कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस है और अब हरियाणा जीके भी है। टोटल क्लास मुझे भी नहीं पता कितनी हुई हैं, लेकिन मैंने बीच में 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे की भी कई सारी क्लासेस ली थी। तो मेरे ख्याल मिनिमम भी ना ये 100 आवर्स की क्लासेस बन गई होंगी मिनिमम में। तो इतना अगर आप पढ़ लोगे और खुद से मेहनत कर लोगे उसके बाद, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हरियाणा का बजट अभी उतना क्लैरिटी में नहीं था। ठीक है, जो आएगा मैं ओल्ड जनरल में जो कराऊंगी वो तुम्हें मिल जाएगा, जो ओल्ड जनरल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और बताऊँ आपको, चीज़ें रिपीट पेपर वाले नहीं करेंगे। पेपर वाले पागल नहीं है, जो पेपर में पहले आ गया ना वो दोबारा नहीं देंगे। वो उन्हें पता है कि हर बच्चा उसी को रट लेगा। पेपर बनेगा इंटायरली डिफरेंट। अब ग्राम सचिव का जो पेपर आएगा ना वो बिल्कुल अलग आएगा, जो तुम सोच नहीं पाओगे, क्योंकि अगर वो सेम को कॉपी कर देंगे तो फिर दुनिया वैसे का वैसा चीज़ों को कर लेगी। जब भी पेपर एक बार लीक होने के बाद, रद्द होने के बाद दोबारा होता है ना, तो उन टॉपिक्स को वो दोबारा कभी नहीं उठाते जो उन्होंने ऑलरेडी दे रखे हैं, नहीं तो फिर लोग कोर्ट केस कर देंगे। तो इसलिए ये मत सोचो कि पुराना ही याद करना है, सब कुछ नया भी आ सकता है। सब कुछ नए से मेरा मतलब है हरियाणा जी के नहीं बदलनी, हिंदी का पैटर्न बदल सकते हैं। पिछली बार साहित्य उठा के दे दिया, अगर किसी पढ़े लिखे आदमी ने उनको कहा होगा कि भाई साहब ये साहित्य नहीं तुक बनता 12वीं पास या बीए पास से, क्योंकि हर कोई एमए हिंदी नहीं करता, तो हो सकता है हिंदी को ग्रामेटिकली चीज़ों को वो दे दें जिनमें संधि, समास, अलंकार, वाच्य, लिंग और ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके मैंने करवा रखी है। स्टैटिक जीके आप देख सकते हो, इस पे यूट्यूब पे भी है कुछ क्लासेस और आपके फोल्डर में भी है, ऐप पर भी है। हिस्ट्री की बुक मैं यहाँ बिल्कुल नहीं करवा पाऊंगी। देखो ऐप पे ना सब लोगों ने किताबें नहीं ले रखी, यहाँ किताब खड़े होकर पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, वो क्लास में ही हो सकता है। आप क्लास वाली क्लासेस को अगर इस पे ले रहे हैं आपके पास, तो आप उससे क्लास से कर लीजिए। सारा सिलेबस कैसे कवर करें, एक दिन में कोई सिलेबस नहीं होता, धीरे धीरे करके एक एक सब्जेक्ट निपटाते जाओ। अब जैसे हरियाणा जीके है, अब पेपर हो सकता है 2 महीने बाद हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि एक बार पूरी किताब को करके हम एक साइड रख दें, ताकि हमने उसको तैयार कर लिया। अब जब पेपर आएगा तो 20 दिन पहले, 25 दिन पहले वापस से किताब को उठा के 5-5 टॉपिक्स का टारगेट बना लें। भाई इस हफ्ते मुझे 3 दिन में 5 टॉपिक करने हैं, तो 5 पुराने वापस याद कर लिए, फिर अगले 5, फिर अगले, अरे 20 टॉपिक ही तो हैं। हद से हद हफ्ते में पूरी हरियाणा जीके दोबारा हो जाएगी, बाकी सब्जेक्ट साथ साथ करते हुए। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस कराऊंगी, हाँ ओल्ड जनरल में कराऊंगी मैं। अब मंडे ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगी यहाँ सेंटर पे जो ओल्ड जनरल है उसमें। चलिए, अब ऐसे तो बहुत सारे बच्चे बातें करते रहेंगे। मेरा जो मेन टारगेट था आज का वो ये था कि पशु गणना जो है, जो जनरली नहीं मिल पाती बच्चों को, वो करा दी। इसको लिख लेना कहीं ढंग की जगह जहाँ तुम पढ़ो। अगर पेपर 2 महीने बाद हुआ तो ऐसा ना हो तुम्हें लिखे हुए मिले ही ना, जो किताब तुम्हारे पास है ना उसी में पशु गणना लिख देना। ठीक है, चलिए, जीके नहीं है ऐसा नहीं होगा, फोल्डर में ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सारी चीज़ों के फोल्डर्स बने हुए हैं। कई लोगों को ना अपना ऐप यूज़ करना नहीं आता। कल भी एक लड़की का मेरे पास मैसेज था कि मैम अलाउद्दीन के बाद क्लास नहीं है और मुगलों की है सीधी। फिर मैंने खुद ओपन करके देखा तो सारी क्लासेस थी, फिर मैंने उसको स्क्रीनशॉट्स भेजे कि देखो यहाँ क्लासेस हैं। तो अपने फ़ोन में इस ऐप को पूरा देखो चला के, हर चीज़ है तुम्हारे ऐप में, हर टीचर की हर क्लास पड़ी है, अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें सोशल का कोई दिक्कत हो रही है, वही टॉपिक दोबारा सुन लो, कितना आसान है देखना। ऐप में टीचर का कोई टॉपिक हमें क्लास में समझना है तो हम कुछ कर नहीं पाते, लेकिन ऐप में ये फ़ायदा है कि उस टॉपिक को घर पे दोबारा 2 बार चला के देख लो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चाहे मैथ्स है, साइंस है, सोशल है, हरियाणा जीके है, स्टैटिक जीके है, या कोई भी टॉपिक है। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। और अब इतना ही क्या, अब तो ये कंप्लीट हमने पढ़ लिया। और ऑल द बेस्ट जो लोग हरियाणा जीके के लिए ही जुड़े थे, अब वो अपने पार्ट पे भी चीज़ों को दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करें। पेपर जब भी होगा, मेन मैटर ये करेगा कि तुमने अपने बिहाफ पे कितनी मेहनत की है। कोई भी टीचर, कोई भी किताब सिर्फ एक गाइडेंस होता है। टीचर भी गाइडेंस दे सकता है और किताब भी सिर्फ एक रास्ता दिखा सकती है। किताब रख लेने से आप पास नहीं होंगे, उस किताब को पढ़ना पड़ेगा। टीचर की बात सुनने से भी अकेले पास नहीं होते, टीचर की सुनी बातों को फिर याद करना पड़ता है।
है, बार बार पढ़ना पड़ता है, दोहराना पड़ता है, तब जाके नौकरी की आस जो है मन में जगती है। ऐसे सिर्फ फॉर्मेलिटी करने से कोई नहीं लगेगा। खूब पढ़ो, मेहनत करो, और इस दौर में जिसमें तुम जी रहे हो ना, जिसको स्ट्रगल का दौर कहते हैं, ये जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा फील होता है जब आप कामयाबी को देख लेते हैं। अगर कामयाबी नहीं मिली तो लाइफ का सबसे खराब पार्ट तुम्हें ये दिखेगा, ये वाला पीरियड, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर कामयाबी नहीं मिली ना, तो तुम्हें लगेगा कि बिल्कुल बकवास, मैंने टाइम खराब किया। ये स्ट्रगल खूबसूरत तब है जब आप इस हद तक मेहनत करें कि आप 100% डैम श्योर हूँ कि मेरी नौकरी लग जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है हर आदमी की आत्मा सच बोलती है। आप दूसरे को दिखावटी 8 घंटे बैठ के पढ़ के दिखा सकते हैं, लेकिन आप अपने मन से जानते हैं कि हम कितना पढ़े हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम रोज 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 कुछ ना कुछ सीखते हो अपने आप, अपनी मेहनत से, तो इसका मतलब तुम ग्रोथ कर रहे हो। और सिर्फ टीचर के भरोसे या किताब पढ़ी है इसके भरोसे पास होने की कोशिश करोगे तो कभी पास नहीं होगे। अपनी आत्मा से सच्चा कुछ नहीं होता। ये रोज सोच के सोया करो रात में कि क्या आज मैंने नौकरी लगने के लिए इतनी मेहनत की कि जितनी बाकी लोगों ने नहीं की होगी। अगर इसका जवाब हाँ में मिलता है तो नौकरी लग जाएगी। और अगर तुम रोज 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 कभी आधा घंटा कम पढ़ रहे हो, कभी 1 घंटा, आज का दिन वेस्ट कर दिया, कोई नहीं 4 दिन से नहीं पढ़े कोई बात नहीं, फिर ये सोचना सोते टाइम कि ये मेरे जो कदम हैं क्या ये मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, या मैं ठीक कदम चल पा रहा हूँ या चल पा रही हूँ, और क्या इससे रोजगार की गारंटी है। अपने आप हमेशा आत्मा आपको सच बताएगी। फॉर्मेलिटी आप किसी के सामने कुछ कर लो, 10 घंटे पढ़ लो, नोट्स ढेर बना लो, लेकिन आपका मन जानता है कि आप कितना पढ़ते हैं। तो अपने मन के प्रति सच्चे रहो, अच्छे रहो, अपने प्रति वफादार रहो, खूब ईमानदार रहो, खूब मेहनत करो, और मेहनत फाइनली कामयाबी दिलाती है। मैंने लाइफ में बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने ढेर स्ट्रगल किया, आज वो सब कामयाब हैं। जिन्होंने स्ट्रगल नहीं किया वो कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हिंदी की क्लासेस हैं, दूसरे वाले सर एक हैं, बहुत अच्छा उनकी नॉलेज है, उनसे दिलवा देंगे। जो बाकी क्लासेस रह गई हैं वो 2-4 दिनों में, ख्याल मंडे ऑनवर्ड्स क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। पंचायती राज पॉलिटिकल साइंस में करवा रखा है, वहाँ से कर लेना। थैंक यू, गुड नाइट।